नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी, हादसे में 18 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। बाराबंकी जिले में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में लगी भीषण आग से खेत में तैयार 10 बीघे गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। चंदौली जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने चकिया ब्लॉक का किया औचक निरीक्षण, सफाई की समुचित व्यवस्था न होने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। अलीगढ़ में 10 बीघा खेत में लगी भीषण आग लगने से किसान को लाखों का हुआ नुकसान। अलीगढ़ में अधिवक्ताओं ने कोर्ट के सामने किया प्रदर्शन, बार एसोसिएशन के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। आगरा पुलिस की सट्टेबाजों पर कार्रवाई जारी, आईपीएल की सट्टेबाजी कर रहे 4 आरोपियों को पकड़ा। चंदौली के इलिया थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 गांजा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। बदायूं में विद्युत विभाग के डिवीजन कार्यालय के वर्कशॉप सेंटर में लगी भीषण आग, कई ट्रांसफार्मर जलकर हुए राख। फतेहपुर में झाड़ियों में मिला युवती का शव, इलाके में फैली सनसनी, रेप कर हत्या की जताई जा रही आशंका। आगरा में गौकशी की साजिश करने वालों पर हुई बड़ी कार्रवाई, तथा कथित हिंदूवादी नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अहमदौला पुलिस ने की कार्रवाई। फतेहपुर में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस और आबकारी टीम ने की बड़ी कार्रवाई, काफी मात्रा में अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। उत्तरकाशी में संगम चट्टी अगोड़ा मोटर मार्ग पर खाई में गिरी वन विभाग की गाड़ी, रेंज अधिकारी की मौके पर ही हुई मौत। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में फर्जी रजिस्ट्री के मामले में पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार, महिला पर था 25,000 का इनाम। एटा के अवागढ़ क्षेत्र के गांव रोहिना मिर्जापुर में हुआ हरे पेड़ों का अवैध कटान को रोकने के लिए पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार, वीडियो हुआ वायरल। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जालौन पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद बदमाश को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। कानपुर देहात में दिखा तेज रफ्तार का कहर, इटावा से कानपुर जा रही सवारियों से भरी रोडवेज बस में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। मिर्जापुर डीएम ने नामांकन केंद्र का किया निरीक्षण, विधानसभा उपचुनाव के साथ निकाय चुनाव को लेकर किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ में घर के बगल बाग में हुई घिनौनी वारदात, घर से बाहर निकली विवाहिता के साथ गैंगरेप, थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता पहुंची एसपी ऑफिस। हरिद्वार में नशे के सौदागरों का नेटवर्क ध्वस्त, गिरफ्त में आ रहे वजीर और प्यादे, 5 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। अलीगढ़ में रोडवेज बस चालक ने नींद के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, लगभग 20 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। कुशीनगर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश, पुलिस ने 4 शातिर चोरों के साथ 7 बाइक की बरामद। लखनऊ में मोहनलालगंज और गोसाईगंज में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, लगभग 20 बीघा जमीन पर की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मिर्जापुर में धूमधाम से मनाया गया गुरु तेग बहादुर जी का पावन प्रकाश उत्सव, 3 दिवसीय अखंड पाठ का भी आयोजन। कमल भदौरिया बनाम राहुल गांधी के मुकदमे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय हरिद्वार के न्यायालय में नहीं हो सकी सुनवाई, कल होगी सुनवाई। हरिद्वार में ब्लाइंड केस का 72 घंटे के भीतर पुलिस टीम ने किया अनावरण, गला घोंट कर की गई थी निर्मम हत्या। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निकाय चुनाव की। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज भी आवेदकों की भारी भीड़ देखने के लिए मिली, तो वहीं सपा ऑफिस पर अखिलेश यादव 17 नगर निगम में मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर मंथन करते नजर आए। उधर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बनाकर सपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि भाजपा ने दलितों और पिछड़ों का हक छीना है, इसलिए सभी वर्ग इस बार भाजपा को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
तमाम रुकावटों के बीच उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं। ऐलान हो चुका है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आप देखेंगे नेताओं की बड़ी भीड़ है। पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ नरेश पटेल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है और आरक्षण जो लागू किया गया, क्या संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो नगर निकाय के चुनाव में पिछड़े वर्गों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को जो अनुमन्य आरक्षण है, उस आरक्षण को पूरा नहीं दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमानस है। पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग बेहद खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 10 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में 6वां साल है और उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पड़ गया है। यहाँ की सामाजिक समरसता एकदम तार तार कर दिया है। समाज में जो जहर घोला है भारतीय जनता पार्टी ने, वो नगर निकाय के चुनाव में दिखेगा। जिस तरह से मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति हो रही थी, कहा गया मिले मुलायम काशीराम, इस तरह के नारे दिए गए, क्या लगता है कि इन सब चीजों से नगर निकाय चुनाव पे कुछ असर आएगा? देखिए, नगर विकास के जो चुनाव है, ये नगर निकाय के जो चुनाव हो, ये मुद्दे इसमें ये हैं कि छोटे छोटे कारोबारियों का कारोबार एकदम समाप्त हो रहा है। यहाँ पर महंगाई से सारी जनता त्राहिमाम कर रही है। जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के साथ अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक न्याय नहीं कर रही है। और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की परेशानी, छोटे छोटे दुकानदारों की परेशानी, छात्रों की परेशानी, नौजवानों की परेशानी, ये सारी परेशानियां हैं जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। इसीलिए इनके खिलाफ विद्रोह उबाल है जनता में और मतदाताओं में। ये चुनाव दिखाई देगा नगर निकाय का कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पोल खुलेगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर निकाय के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होगी। ये इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर माना जा रहा है नगर निकाय को। उसके बाद लोकसभा चुनाव है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी सांसद, पूर्व सांसद को प्रभारी बनाया जिलों का, उधर भारतीय जनता पार्टी विधायकों को, मंत्रियों को, सबको प्रभार दे रही है। तो जो बूथ स्तर की मजबूती है, वो समाजवादी पार्टी कैसे लाएगी? क्या उसका पूरा प्लान है? क्या रोड मैप है? समाजवादी पार्टी ने सारे नगर निकाय के चुनाव में आज से 4-6 महीने पहले अपने प्रभारी बनाए थे। जितने 17 नगर निगम है, उनमें हमारे 2 लोग 3 लोग विधायक उसके प्रभारी थे। उनकी रिपोर्ट भी आई है। और जितने नगर निकाय में नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका परिषद है, उसकी भी हमने जनपद स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट की है। उसी रिपोर्ट के आधार पर ये नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का फैसला करेगी। आरएलडी का जो सिंबल है वो फ्रीज कर दिया गया। कैसे साथ में लड़ेंगे चुनाव? पश्चिम का खासकर चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, चुनाव तो जनता जिताएगी। जनता समाजवादी पार्टी विचारधारा, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों को ही चुनाव जिताएगी, क्योंकि जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी सरकार से है। सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है, चाहे वो नगर निकाय के लोग हों, चाहे ग्रामीण के लोग हों, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। ये चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में दिखाई देगा, आपको परिणाम दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पोल खुल गई है और उनके झूठ की पोल खुलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है। पहली बार 1 करोड़ वोटर जो वोट डालने जा रहा है, वो बच्चे हैं, इंटर पास हैं, अभी ग्रेजुएशन में गए हैं। इस तरह के पहली बार जो वोटिंग करने जा रहे हैं, 1 करोड़ की तादाद बताई जा रही है उनकी। इनको कैसे अपने फेवर में लाएंगे? उनके बीच कैसे जाएंगे? क्या यूथ का जो वोट है वो इंपॉर्टेंट होगा, वही तय करेगा इस नगर निकाय चुनाव में? यूथ के लोगों का जो हमारे पक्ष में समर्थन है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। सारे नौजवान बुजुर्ग समाजवादी पार्टी के साथ, बहुमत समाजवादी पार्टी का होगा नगर निकाय के चुनाव में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, नरेश पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। तो वहीं नवगठित यूपी भाजपा कमेटी के उपाध्याय मोहित बेनीवाल आज सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारी के साथ स्थानीय निकाय चुनाव पर चर्चा की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सभी सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। सहारनपुर नगर निगम में इस बार हम पहले चुनाव की अपेक्षा अधिक सीटों पर विजयी होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचने वाली है। हम 100% सीटों पर इस बार कमल खिलाने वाले हैं। आज मेरा सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में आना हुआ है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करके पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सहारनपुर नगर निगम मेयर पद के लिए बसपा पश्चिमी यूपी बसपा संयोजक इमरान मसूद की भाभी खतीजा मसूद को बसपा उम्मीदवार घोषित किया गया है। इमरान मसूद के आवास पर पश्चिमी प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने पत्रकार वार्ता कर खतीजा मसूद के नाम की घोषणा की। शमसुद्दीन राइन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, नगर निकाय चुनाव में बसपा की आंधी है और इस आंधी में 100% जीत हासिल होगी। इमरान मसूद ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाला समय बसपा का है और जो विश्वास बहन जी ने उन पर दिखाया है, उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
महिला सीट थी तो उन्होंने महिलाओं के अधिकार को संरक्षित करने का काम किया, फिर दोबारा महिला को दे दिया, शिक्षित महिला को उम्मीदवार बनाया, उसके लिए धन्यवाद। आपके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसे हम कहें कि ये उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय में रौनक लौटने लगी है। हर पार्टी निकाय चुनाव में जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों पर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और पूरे दमखम के साथ निकाय चुनावों में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को रण में उतारेगी। और इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम आगरा में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। सुनिए। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस चुनावी मैदान में पूरे तन्मय के साथ लड़ने को दिखाई दे रही है। हमारे साथ है राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम साहब, यहाँ पर आगरा में आए हुए हैं और हमसे सीधे जानेंगे आखिर किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस। हम लोग का देश भर में एक जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम चल रहा है। जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से देश को, आम आवाम को, हर टोला कस्बा गांव देहात के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को बताने का काम कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार किस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार किस तरह से सच बोलने पे, उनके घोटाले उजागर होने पे किस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम आम आवाम को, हमारे वर्कर के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी के 20,000 करोड़ घोटाले की बात आई है, जो बार बार सवाल किया जा रहा है कि अदानी की सेल कंपनी में वो पैसे किसके हैं, वो बताने अभी भी नहीं बता रहे हैं। और इसी वजह से आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, इसी वजह से उनका माइक को म्यूट कर दिया जाता है, इसी वजह से उनके घर को, आवास को तुरंत खाली करने का नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के बीच ये चुनाव भी हो रहा है। तो हम जनता के बीच, जहाँ जो भाजपा की भ्रष्टाचार नीति रही है, जो उनका कार्यकलाप रहा है, उसको लेके जाएंगे। जहां हम अपने आने वाले दिन में कल्याणकारी योजना की बात करेंगे, साथ ही साथ हम इन तमाम मुद्दे पे, खास करके भाजपा की गलत पॉलिसी कारण आज तो देश का भी हालत खराब है, उन बातों को भी लेके जाएंगे। और ख़ास करके इस नगर निकाय चुनाव में हम ये भी बताने का काम करेंगे जनता को कि आज जो महंगाई चरम पे है, मोदी का एक ही काम रह गया है, भाजपा सरकार का एक ही काम है किस तरह से अदानी को बचाए। उनका काम जनता के हित में नहीं है। तो हम इस नगर निकाय चुनाव के माध्यम से इन बातों को आम आवाम तक लेके जाएंगे। तौकीर आलम साहब, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं और रोजगार भी उनका कहना है कि हम लोग हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? कौन सा रोजगार देने काम किए हैं? ये जो क्या बोल रहे हैं कि जो पकौड़ी तलना, बड़े बड़े होटलों के सामने चाय बनाना, यही रोजगार दिए हैं। रोजगार के नाम पे आंकड़ा दे दें। उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, कहाँ हुआ वो रोजगार? कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन मिलेगा और सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई ली जाएगी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रदीप रावत, जनता के लिए, आगरा। आगरा में निकाय चुनावों को लेकर आगरा पुलिस अलर्ट हो गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बाद बगैर अनुमति के लगे हुए राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर एवं अन्य राजनीतिक सामग्री हटाई जा रही हैं। चुनावों को ध्यान में रखते हुए अवांछनीय तत्वों, अपराधियों और जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिनके खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज हैं और फरार हैं, उनकी धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। उधर जालौन में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने माफियाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। कारागार मंत्री ने कहा है कि योगी सरकार ने पिछले साल में माफियाओं पर कार्रवाई की और माफियाओं के कमर को तोड़कर रख दिया। साथ ही सपा पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ था। ये पुलिस विभाग हमारा साबरमती से लेकर के यहाँ न्यायालय के निर्देश के अनुसार लेकर आ रहा है, उसको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लेकर के आ रहा है। और पुलिस विभाग अगर हमसे अपेक्षा करेगा कि हम लोग या देर शाम होती है या न्यायालय में पेशी के बाद में अगर ये निर्देश होता है न्यायालय का कि नैनी जेल में ही रखा जाए, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं।
और हम देख रहे हैं कि पिछला 6 साल का कार्यकाल अगर देखें माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो कानून व्यवस्था का एहसास। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के हत्या के आरोपी एक्टर समर सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। समर सिंह को वाराणसी में पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है और आपको बता दें, कोर्ट ने 2 दिनों की सुनवाई के बाद यह रिमांड दी है, जबकि पुलिस की तरफ से 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी बताया गया है। निकाय चुनाव से पहले सहारनपुर में पंजाबी महासभा ने अपनी एकता की ताकत दिखाते हुए मुलायम सरकार के समय रामनवमी पर व्यापारियों के खिलाफ दर्ज हुए फर्जी मुकदमे योगी सरकार से वापस लेने की मांग की है। और इस प्रदर्शन के दौरान पंजाबी महासभा अध्यक्ष गोपाल कृष्ण कालड़ा ने कहा, प्रदेश में दूसरी बार योगी जी की सरकार बनी है, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी हमारे व्यापारियों से झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। एक तो हमारी यही डिमांड है सरकार से कि हम लोगों को बैकवर्ड में करा जाए। दूसरा, योगी जी की सरकार दूसरी बार बन रही है और हमारे समाज के ऊपर रामनवमी जैसे जुलूस में कुछ लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे और आज तक उन लोगों के ऊपर वो मुकदमे नहीं हटाए गए। चाहे वो कृष्ण लाल ठक्कर जी के ऊपर हो, जो कि भाजपा के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे विवेक मनोचा जी, राजकुमार मक्कड़ जी और ओम प्रकाश नरूला जैसे ये लोग, सभी लोग जो हैं अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं। इनके ऊपर सपा के टाइम पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे और हम योगी जी से ये डिमांड करेंगे, भाजपा सरकार से भी और शासन से भी, कि इनके मुकदमों को शासन द्वारा खत्म कराया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद अब वन विभाग ने भी अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जंगल क्षेत्र में हर प्रकार के अतिक्रमण को तत्काल चिन्हितकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि सभी वन क्षेत्र अधिकारियों को कहा गया है, वन विभाग में अतिक्रमण किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा और तत्काल अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे ध्वस्त किया जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास जो है पूरा टोटल तराई के क्षेत्रों में जो जंगल है उनमें अतिक्रमण है और अतिक्रमण को जो है ऑलरेडी जो है रिकॉर्डेड अतिक्रमण है और उसकी जो है विधिवत रूप से प्रत्येक माह जो है वो सूचना उच्च स्तर को जो है वो जाती है। और इसमें जो है जहाँ पे भी जो नया अतिक्रमण है उसकी सूचना मिलती है तो हमारे पास जो है भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो विधिवत कार्रवाई है सेक्शन 61A के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में पीसी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनियन की मांग है कि पीएम मोदी एमएसपी गारंटी का कानून बनाएं, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार भारत सरकार से आग्रह करे। यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा कि एमएसपी गारंटी कानून न बनाने पर 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। पॉलिथीन तो पूरे उत्तराखंड का ही होना चाहिए। आज एक तो मुद्दा हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने ही ये मांग उठाई थी। मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इन्होंने वो अपना वादा पूरा नहीं। एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमारा आग्रह है उनसे कि जब आप बहुमत में हैं, ऐसा नहीं होता। देहरादून में नगर निगम से संबंधित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से नगर निगम तक मार्च करते हुए घेराव किया
और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निगम पहुंचने पर निगम प्रशासन और पुलिस ने मुख्य गेट बंद कर दिया, जिससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बलपूर्वक खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा, बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने, मेयर की संपत्ति की जांच विजिलेंस से करवाने, नए बने 40 वार्डों में कमर्शियल टैक्स लगाए जाने के विरोध में नगर निगम का घेराव किया गया है। इस फैसले को तुरंत लागू किया जाए और वहां के निवासियों को मालिकाना हक मिले। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की, जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार से एमएसपी कानून बनाने की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एमएसपी कानून बनाने का वादा किया था। सबसे पहला तो हमारा मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का। भाई, जब तक हमें एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। पत्राचार के माध्यम से अभी हमने प्रोग्राम बना रखा, हर गांव से लेटर लिख के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के नाम उनको याद दिला रहे हैं उनका वादा कि आपने वादा किया था, अब आप उसे पूरा करें। और अगर हमारा वादा पूरा नहीं हो रहा तो वोट नहीं करेंगे आने वाले चुनाव में। इसके लिए हमने जो है ना पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और हरिद्वार में तो खास करके यहाँ हर की पेड़ी पे भी, पूरे हरिद्वार में भी सब जगह पॉलीथीन बिल्कुल बंद करने का काम किया और हम लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे। हमें जहां सफाई करनी पड़ेगी हम सफाई भी करेंगे और इसमें पूरा सहयोग हमारे संगठन का रहेगा स्वच्छता की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रुद्रपुर में 13 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक पार्षद रंजीत सागर और दीपक कुमार ने बताया कि शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य होंगे, जबकि अध्यक्षता रुद्रपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल करेंगे। तो वहीं मेयर रामपाल सिंह और पूर्व सांसद बलराज पासी समेत कई नेता कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने इस यात्रा को सफल बनाने की भी अपील की है। 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने 122 देशों की यात्रा करके उस अभावों के कार्यकाल में, उस कालखंड में हिंदुस्तान के संविधान की रचना की, उनकी जयंती की पूर्व पावन बेला पर संध्या पर कल 13 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा वार्ड नंबर 36 आदर्श कॉलोनी घास मंडी से निकाली जा रही है। बागेश्वर जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन कपकोट के केदारी बगड़ में किया जा रहा है। इस पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में देश के 6 राज्यों के 31 प्रशिक्षित पायलट प्रतिभाग कर रहे हैं। केदारी बगड़ से जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। साथ ही कपकोट के स्कूली बच्चों ने विभिन्न प्रदेशों से आए पैराग्लाइडिंग प्रतिभागियों के स्वागत में गीत और कुमाऊनी नृत्य भी प्रस्तुत किया। पैराग्लाइडिंग करने पहुंचे पायलट ने कपकोट क्षेत्र की वादियों का खूब आनंद ले रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाले विजेता के लिए 50,000 का इनाम रखा गया है। बहुत हैं, मुझे अच्छा भी फील हो रहा है और ये प्रतियोगिता के लिए मैंने काफ़ी समय से प्रयास किया था पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में। विगत 7 सालों से मैं इस पर लगा हुआ था। आज जाके हमारे कपकोट केदारी बागेश्वर में ये आयोजन हो रहा है, जिससे कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये नेशनल एक्रोबेसी चैंपियनशिप है, देश के सभी राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप हो रही है, जो कि इसमें लगभग हमारे 31 पायलट्स ने प्रतिभाग किया है। 49 रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन कुछ लोग ने भावना है यहाँ पर इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हो। आज केदारेश्वर के मैदान में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता जो रखी गई है, इसमें देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पायलट प्रतिभाग करने आ रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर सुंदर तरीके से जाल लेक से उड़ान भरकर यहाँ केदारेश्वर मैदान में। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।